नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज और दीपक व्यास। दीपक, स्वागत है आपका बड़े दिनों बाद सुर्खियों से आगे में। धन्यवाद राहुल। बहुत दिन बीत गए। आज कुछ ऐसा भी बीता है जो ऐसा घटा है, घटा कल था और आज इस घटे के बाद में कहना चाहिए घटना बनी। और जब ये घटना बनी तो उस घटना ने सबको हिला कर रख दिया। मनोज, स्वाति मालीवाल, हम इसे लेकर के सोच रहे थे कि इसके ऊपर कुछ अपडेट्स आए तब बात करें, लेकिन अपडेट्स आ गई और अपडेट्स ऐसी आई जो सवाल पूछ रही थी, खासतौर पर आम आदमी पार्टी से, कि सीएम हाउस के अंदर आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। स्वाति मालीवाल, दीपक, ये कहती हैं कि जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव, उन्होंने उनके सीने पे लात मारी, पेट पर लात मारी, मुंह पर घोंसे मारे, उनका सर पकड़ा, टेबल पर दे मारा, उनके ऊपर के बटन्स टूट गए कपड़ों के, और जब उनको पीटा जा रहा था और वो गिरी थी तो उनकी शर्ट्स तक ऊपर हो गई। ये स्थिति थी और वो चिल्लाती रही, उन्हें बचाने के लिए कोई आ नहीं रहा था। ये सीएम हाउस के अंदर की घटना है और अगर ऐसी घटना है तो कितनी गंभीर मानते हैं? देखिए राहुल, मुख्यमंत्री निवास पर इस तरीके की घटना होना वाकई में चिंताजनक है और अभी वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो को स्वाति मालीवाल की तरफ से लगभग संबंध जारी किया गया और इस वीडियो में महिला जो स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ, उसको भी बुलाया जाता है, उनको बाहर चलने के लिए कहा जाता है। इस बीच धक्का मुक्की भी यहाँ पर होती है। लेकिन इस बात को भी यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए हुए हैं, भी जमानत पर बाहर हैं। इसी बीच में स्वाति मालीवाल के आरोप भी लगते हैं और मालीवाल के आरोपों के बाद में जो वीडियो है वो भी यहाँ पर सामने आ जाता है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान लोकसभा चुनाव के लिहाज से तो यहाँ पर जरूर उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब इतने गंभीर आरोप एक मुख्यमंत्री के पीएस या पीए पर लगे या उनके निजी स्टाफ पर लगे तो मुख्यमंत्री को भी साफ तौर पर खुलकर आगे आकर इस पूरे मामले पर बात करनी चाहिए। उन मुख्यमंत्री को जो अभी वैसे खुद एक आरोपों के अंदर घिरे पड़े हैं, कथित शराब नीति के घोटाले को लेकर जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आए हैं, ऐसे में उनको खुद को बाहर आकर पूरे मामले की जानकारी बतानी चाहिए कि हाँ, मैं इस मामले में ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, या आगे हम ये कदम उठा सकते हैं, विभव कुमार के खिलाफ ये कार्रवाई कर सकते हैं, या कार्रवाई नहीं करनी तो स्वाति मालीवाल के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। कुल मिलाकर इस मामले को जितना ये तूल पकड़ता जा रहा है उसको ठंडा करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा राजनीतिक लिहाज से करनी चाहिए। मनोज, मैं आपके पास में आता हूँ इस सवाल के साथ। इसको ठंडा क्या किया जा सकता है? क्योंकि अगर किसी महिला के साथ में धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है, और जो स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं वो जिस श्रेणी के हैं, ये पुलिसिया कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई डिमांड नहीं करते आपके हिसाब से? और ये होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री को तो कम से कम कहना चाहिए उसके घर का मामला उसके घर के अंदर हुआ है, ये उसके घर का मामला नहीं रहा, हुआ उसके घर में भले ही हो, है ना? बिल्कुल पूरे दिल्ली का मामला है, पूरे प्रदेश को संभाले हुए हैं केजरीवाल, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं वो आरोपों से थोड़ा मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं हूँ, धक्के मारे गए, उठा के टेबल पर फेंका गया, तो इन जो घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं चोटिल होते हैं, उसके निशान भी पड़ते हैं। और जिस तरह से वीडियो सामने आया है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि उठा के टेबल पर भी मारा होगा, धक्के मारे होंगे, मुंह पे मुक्के मारे, तो मुक्के के या चांटे के निशान पड़ते हैं। और टेबल पे फेंका जाने का मतलब होता है कि एक जो सर, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि हम इसे लेकर के जजमेंटल हो रहे हैं? इसे पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, पुलिस अपनी कार्रवाई में तय करे और जो भी चीज़ें निकल करके सामने आती हैं वो तथ्य सामने रखे कोर्ट के। मैं जजमेंट नहीं दे रहा था इसका, मैं तो केवल बता रहा था जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहा है तो ऐसे जो फुटेज है वो होने चाहिए थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। इसको लेकर के स्वाति मालीवाल का ये भी कहना है कि आप सीसीटीवी फुटेजेस निकाल लीजिए, जो घर के अंदर की हैं वो कोई देने तैयार नहीं। हाँ, वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जब अगर ऐसा घटनाक्रम नहीं है तो केजरीवाल को सामने आना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज जारी करनी चाहिए और पूरे जो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। इन सब के राहुल, देखिए बड़ी बात यह है कि आपको ना केवल मतलब आपके पीए पर आरोप लग रहा है बल्कि निशानों के घेरे में आप खुद भी हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता भी, मुख्यमंत्री के निवास पर ऐसी स्थिति हो रही है तो मुख्यमंत्री भी सवालों के घेरे में आते हैं। आज मेरे घर में घुसकर यदि कोई तीसरा व्यक्ति या मेरे साथ काम करने वाला यदि किसी के साथ बदसलूकी करता है तो उस पर सवाल मेरे ऊपर भी खड़े होते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, आगे बढ़कर जाँच की बात करनी चाहिए कि हम जाँच करवाएंगे या जाँच करने के लिए जो पेशकश है वो उनकी तरफ से करनी चाहिए। चूँकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मौजूदा दौर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो ऐसे में इसका अच्छा खासा खामियाजा आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नाते से या केजरीवाल खुद बार बार किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के मुखर होकर के ये कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे। अब वो एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां उनसे सीधे जवाब मांगे जाएंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ उनके प्रेमाइसिस में, उनकी परिधि में, उनके घर में, उनके लिविंग एरिया में हुआ है, तो ये उनको जवाब देना होगा। और शीश महल भी बहुत तेज़ी के साथ में ट्रेंड कर रहा है। आज एक और बड़ा काम हुआ दीपक,
वो ये हुआ कि अमित शाह की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास तो 10 साल से बहुमत था, और जब 10 साल से बहुमत था तब तो हमने कोई संविधान नहीं बदला, हमने कोई संविधान बदलने की कोशिश नहीं की। ये जो काम है ये कांग्रेस का है, ये हमारा नहीं है। हम कोई 400 पार इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना हो। ये मिथ है जो फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए राहुल, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी, जैसे हम पिछले 10 सालों के अंदर ये देख रहे थे कि वो मुद्दे बनाने में या मुद्दे बुनाने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इस बार ये 2 मुद्दे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बुनाए हैं, चाहे से वो आरक्षण का मामला हो, क्योंकि आरक्षण खत्म करने का मामला हो या संविधान में बदलाव का मामला हो, है ना। तो ऐसे में यही बड़ी वजह है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, केंद्रीय गृह मंत्री चाणक्य हैं बीजेपी के, वो जानते हैं कि कहाँ नफा हो सकता है, किन बयानों का कहाँ नुकसान हो सकता है, विपक्ष के किन आरोपों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इसलिए वो खुलकर अब जवाब दे रहे हैं। और अब तो लगातार इस बात को आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते रहे और खुद गृह मंत्री भी कर रहे हैं कि हम संविधान बदलने वाले नहीं हैं, संविधान जो निर्माताओं ने बनाया था वो का वही रहने वाला है, और लोकतंत्र की जो भारत है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। इसके साथ साथ वो आरक्षण को लेकर भी लगातार बयान देते हुए आ रहे हैं कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आरक्षण जो पद्धति चलती आ रही है, व्यवस्था, वो ठीक है, हम कोई बदलाव नहीं करने वाले। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को लग रहा है कि ये मुद्दा बुनाया जा रहा है। और मुझे ये भी याद आता है कि 2 दिन पहले शायद जो अरविंद केजरीवाल है वो समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में गए थे लखनऊ में, अखिलेश यादव के साथ में मन साझा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और उसमें भी जहाँ तक इन बातों का जिक्र उन्होंने किया था अपने भाषण के दौरान, राजनीतिक रिटायरमेंट का भी जिक्र किया था और इसके अलावा इन बातों का भी जिक्र किया था। तो इसमें बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और उसके जो तमाम सहयोगी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, वो इस बहाने, इस लिहाज से हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सियासी नुकसान मतलब हमें उठाना पड़ेगा, इसलिए खुलकर इस बारे में अब बीजेपी चर्चा भी कर रही है। इस तर्क को मनोज, आप क्या इसको स्वीकार करते हैं कि 10 साल से हमारे पास तो बहुमत था, अगर हमें कुछ करना होता तो हम तब करते, हमने तब नहीं किया? तो क्या आप मानते हैं कि अमित शाह की जो दलील है, अब मैं इसे सफाई कहूँ या दलील कहूँ, वो आप अपने नज़रिए से तय कीजिएगा, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं उसमें दम है? 10 साल से उनके पास बहुमत तो था और पिछले 5 साल में उनके पास 350 के लगभग था। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, अमित शाह की ये जो बयान दिया है बिल्कुल सही है। आपको एक 2 अप्रैल कुछ तारीख मुझे याद नहीं आ रही, वर्ष कुछ ऐसा एक निर्णय आया था जिसमें ये था कि भाई कुछ मुकदमे ऐसे हैं, खासकर कि 3 एक्ट का जो मामला है, कि इनको पहले परिवाद लिया जाए और इसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाए। शायद कुछ ऐसा फैसला था जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा था, और उस समय सत्ता में यही भाजपा सरकार थी, पूर्ण बहुमत था। तब लोगों की मंशा के अनुसार सरकार ने फैसला लिया कि जिस तरह से मुकदमा दर्ज होते आए वैसे ही होंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार की ऐसी कोई मंशा हो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आरक्षण वाले मामले में। हाँ, ये जरूर चाहता हूँ कि आरक्षण जातिगत ना होकर आर्थिक आधार पर हो, प्रमाण पत्र जाति का ना बने, गरीबी का प्रमाण पत्र बने, जिससे कि हर वर्ग को उसका लाभ मिल सके। अमित शाह ने बिल्कुल सही कहा है कि उनका कोई ऐसी मंशा नहीं है कि संविधान में कोई छेड़छाड़ की जाए या आरक्षण खत्म किया जाए। आप इससे सहमत हैं उनका? मुझे जो लगता है कि आप इसे उनके तर्क को बाई करते हैं। 10 साल था तो सही हमारे पास, अगर हम करना चाहते तो तब कर देते। देखिए बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपके पास 10 साल का पूर्ण बहुमत की सरकार थी दोनों बार, चाहे 2014 से 19 में जाइए, 19 से 24 में जाइए। यदि वाकई में करना होता तो आप उस समय ये सब कुछ कर सकते थे, क्योंकि भविष्य पर इस आश्रय पर नहीं टिका जा सकता कि हम भविष्य में आएंगे और उसके बाद ये कर देंगे। क्योंकि आप चाहे राम मंदिर की बात कर लीजिए, जो उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर का 370 की बात कर लीजिए, या फिर जो दूसरे सीए की बात कर लीजिए, तमाम चीज़ों को लेकर जो उन्होंने कहा था वो करते हुए आए। और यदि बीजेपी को ये करना होता है, यदि बीजेपी को लगता है कि हमारे लिहाज से, ये सियासी लिहाज से हमारे लिए नफ़े की बात है, तो शायद बीजेपी इसको 2014 से 24 के बीच में कर चुकी होती। राहुल, तो चलिए ये बात तो मानी कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है तो उससे एक आम सहमति दिखाई दे रही है कि उनके पास एक बहुमत था, पर्याप्त बहुमत था, अगर वो करना चाहते तो तब करते। हालांकि अब पब्लिक कैसे देखती है उनको देखना है, लेकिन ये सफाई देनी पड़ी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। जैसा दीपक बता रहे थे कि कांग्रेस ने मजबूर कर दिया बीजेपी को ऐसा करने के लिए और बड़े नेताओं को ऐसा करने के लिए। लेकिन आज एक बहुत बड़ा मज़ेदार स्टेटमेंट आता है नीतीश कुमार की तरफ से। बिहार में वो चुनाव प्रचार करते हुए कहते हैं कि लालू यादव के लड़के नहीं हो रहे थे, उनके सिर्फ लड़कियां हो रही थी, और वजह ये थी कि एक के बाद एक उनके 9 बच्चे होते चले गए। अब ये वो नीतीश कुमार हैं जो लालू यादव के बहुत करीब, बहुत उनसे कहते हैं मिलनसार दिखाई देते रहे हैं,
उनके घर में कई इफ्तारियां हुई हैं, कई जुगलबंदियां उनके देखी गई, नॉन वेज, सब प्रेम प्रसंग हम सब जानते हैं। और अब देखिए वो जब चुनाव में आते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो निहायत ही पर्सनल है। देखिए मुझे लगता है राहुल कि खास तौर पर बिहार का जो बाशिंदा होगा, वो मतदाता होगा, वो और देश का मतदाता, वो इन बयानों को, ठीक है उनके जो अपने फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो इस बात पे तालियां बजा सकते हैं, खुश हो सकते हैं ऐसे बयानों पे, लेकिन मुझे लगता है कि आम मतदाता जो नेताओं से अपेक्षा करता है वो इन बयानों से सहमत होगा या इस तरीके के बयानों से खुश नजर आएगा। ये बहुत ही व्यक्तिगत मामले हो जाते हैं, किसने कितने बच्चे पैदा किए, क्यों बच्चे पैदा किए ज़्यादा, ये सब चीज़ें अलग अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस तरीके के बयानों से कुल मिलाकर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भी बचना चाहिए था। अब चूंकि वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है, जब मैं नाम बोल रहा हूँ, स्टालिन की बात आई थी, जब वो सनातन पर वार करते तो कांग्रेस से भी सवाल पूछा जाता था। जब इस तरीके के बयान वो देंगे तो फिर बीजेपी नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे कि आपके सहयोगी तो इस तरीके से मतलब एक दायरे से नीचे उतर के या एक से नीचे घटकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बयानबाजियाँ अमूमन बिहार के नेताओं की या उत्तर प्रदेश के नेताओं की हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं इस तरीके के। उनको लगता है कि जो हमारा जो वोटर है वो इन सब चीज़ों से खुश होगा, हमारी बातें करेगा, लेकिन वोटर ये बात भी जरूर देखेगा, ये बात भी सोचेगा कि आप 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उनके साथ में मन साझा करते थे, मोदी को गालियाँ देते थे, बीजेपी को गालियाँ देते थे, और अब कुछ समय बाद में आपका जो हृदय परिवर्तन हुआ उसके बाद में, और ऐसे ये बार बार 5 साल में कई बार हृदय परिवर्तन आपके होते आए हैं। उसको पलटना भी कहते हैं, बिहार की राजनीति में बार बार पलटने शब्द का इस्तेमाल होता है, और उसको जब जब संज्ञा दी जाती है तो यही होती है। मैं आपके पास में आ रहा हूँ, पर ने जो कारण बताया ना, जो वजह बताई, मुझे चिंता उस वजह से होती है। ठीक है, आप जितने भी बच्चे करना चाहें उतने कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार लालू को जानते हैं और वो उस दौर से जानते हैं जब जेपी मूवमेंट चल रहा था और वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। उनका कहना है कि क्योंकि लड़के नहीं हो रहे थे इसलिए वो एक के बाद एक बच्चे पैदा करते गए जब तक कि लड़के नहीं हो गए। देखो, एक तो उसको प्रेम प्रसंग नहीं कहा जाएगा प्रेम प्रसंग बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन एक आपने पिक्चर देखी हो तो शायद अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की पिक्चर है दोस्ताना, और उसमें वो एक गाना है, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। तो जब विधानसभा बिहार के चुनाव हुए थे उस समय सबसे ज़्यादा सीटें आई थी लालू यादव की पार्टी की, नीतीश कुमार की कम थी। और यहाँ पर बहुत बड़ा दिल दिखाया लालू प्रसाद यादव ने, उन्होंने ये कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, मुख्यमंत्री यही बनेंगे। नहीं, अगर बीजेपी के साथ चले जाते वो तो मजबूरी थी। और ऐसा हुआ भी, कभी इधर कभी उधर हुआ है ऐसा। लेकिन ये जो बच्चों वाला बयान दिया है इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे पैदा करना एक अभिभावक मतलब जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी होती है वंश को आगे बढ़ाना। अब वो उनकी संख्या, अब यहाँ आपत्ति है वंश को आगे, हाँ वो हाँ केवल लड़कियां हुई इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा किए, ऐसा नहीं है। वंश बढ़ा, हर व्यक्ति चाहता है उसका वंश बढ़े। और उस दौरान ना 2 बच्चों की बात थी, जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो उस वक्त के दौर में 2 बच्चों का नहीं आया था, ना ही जनसंख्या नियंत्रण का ऐसा कोई कानून आया था। तो ये कहना नीतीश कुमार का बिल्कुल गलत है। और एक बयान और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, शायद रवि किशन जो बिहार के या कहता कौन सा सिनेमा है वो बिहार और उसे लगता है जो भोजपुरी सिनेमा, रवि किशन का मैंने एक बयान देखा था। नहीं, ये बयान देखा था मैंने भोजपुरी, नहीं, भोजपुरी फिल्म की नहीं बात कर रहा हूँ, उनके बयान की बात कर रहा हूँ। शायद उन्हीं का बयान था या मनोज तिवारी का, इन दोनों राजनीतिक बयान था। नहीं, बच्चों को लेकर बयान था। उन्होंने, उनके शायद 3 या 4 बच्चे हैं। अच्छा। तो वो ये कह रहे थे कांग्रेस कानून बाद में लेके आई तो मेरे इतने बच्चे हो गए, अगर कांग्रेस कानून पहले ले आती तो मेरे 2 ही बच्चे होते ये बयान मैंने सुना है, अच्छी तरीके से सुना है। तो ये कह सकते हैं राजनेताएं जब जिसकी जैसे चाहें, और खासकर चुनावी दौर में जो भी बोलना चाहें बोल देते हैं। ठीक है बड़ा मज़ेदार था, पर जो कुछ नीतीश ने कहा, और नीतीश से कई बार हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते, पर उनकी अब स्टाइल थोड़ी सी बदल रही है। मैं इसको जहाँ पे एक जगह और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अल्पसंख्यक और बच्चों को लेकर खास तौर पर एक विशेष समुदाय में बीजेपी बड़ी हमलावर रही है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं, उस तौर तरीके पर चलने लगे हैं? खैर ये आप तय कीजिएगा। लेकिन बाराबंकी में मोदी ने बड़ा कमाल की बात बोली। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस अगर सत्ता में आए तो ये राम जी को फिर से टेंट में भेज देंगे। ये बड़ा कमाल का, हाँ, उन्होंने कहा कि बाराबंकी में मोदी सभा कर रहे थे और उनका कहना यह था कि अगर सपा कांग्रेस सत्ता में आते हैं तो राम जी को वापस ये लोग टेंट में भेज देंगे। बड़ा बयान है। और अब मुझे लगता है कि जो चुनाव है वो पूरी तरीके से
हैं शबाब पे तो ही, और ये एक तरीके से राम में हो रहा है पूरा चुनाव। और ये कहीं ना कहीं देखिए वोटों का ध्रुवीकरण की कोशिश भी मानी जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से फैसला आया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर की वो हुआ, उसके बाद में कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल जो थे वो वहाँ जाने को तैयार नहीं थे, उनके मुखिया जाने को तैयार नहीं थे, और उसकी वजह से बहुत सारे पार्टियों के नेताओं ने, गौरव वल्लभ जैसे नेताओं ने पार्टियां भी छोड़ी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री हर हालत में चाहेंगे कि उस मुद्दे को, जो निमंत्रण ठुकराने वाले लोग हैं या वहाँ पर रामलला के दर्शन करने नहीं पहुँचने वाले लोग हैं, ऐसे में उनकी जो भी उनका रवैया रहा है बीते दिनों में, जनवरी से लेकर अब तक, तो ऐसे में उसको मुद्दे को पूरी तरीके से चुनाव के अंदर बुनाया जाए, और इसी कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इस बयान का पूरा लाभ लेने की कोशिश बीजेपी करेगी, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसका लाभ लेने की कोशिश की गई है और बुनाया गया है इस मुद्दे को, तो ऐसे में इस मुद्दे को भी बनाने की कोशिश की जाएगी, और लोगों में इस बात को लेकर एक मतलब सोचने को लोग मजबूर हो जाएंगे कि ठीक है, यदि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही तो नहीं कह रहे हैं कि यदि आ गए तो वाकई में कहीं मंदिर से जो प्रतिष्ठा है उसको हटा तो नहीं दिया जाएगा, रामलला की प्राण जो मूर्ति है उसको, विक्रय को। तो ऐसे में हाँ, ये एक बहुत मुझे मनोज ऐसा लगता है, ये अगर शुरुआत में कर देती ना बीजेपी, ये जो एक सेंटिमेंट जिसे बोलते हैं चिंता का, किसी के मन में बिठाना, अगर ये चिंता किसी के मन में पहले बैठती तो इस चुनाव का रुख अलग हो सकता था, ठीक उसी स्टाइल में जैसी बीजेपी चाहती है चुनाव का होना। देखो, ब्रज क्षेत्र में एक कहावत है, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, प्राण जाएंगे छूट। अब यहाँ पूरा जो लोकसभा चुनाव में जो देखा जा रहा है वो राम नाम की लूट, उसका फ़ायदा उठाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। ये मैं पक्का मान रहा हूँ कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान श्री राम की जो प्रतिमाएं स्थापित हो गई, लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मैं भी वहाँ जाकर आया था, जन जन की आस्था के केंद्र हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार चाहे किसी की भी आए, अब आए, आने वाले 29 में, मतलब आने वाले समय में जब भी कोई भी सरकार आए, मंदिर का कुछ नहीं होगा, रामलला यहीं रहेंगे, यही मंदिर होगा, और यही कह सकते हैं अब मंदिर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और अगर कुछ हुआ तो ये देश की जनता है, जब बाबरी मस्जिद गिराना जानती है तो मंदिर को यथावत रखना भी जानती है। हाँ, पर ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये चिंता अगर किसी के मन में बिठाई जाती है कि साहब मंदिर को हटाया जा सकता है, और कुछ स्टेटमेंट्स बीच में चुनाव में ऐसे आए भी थे जो कहीं ना कहीं इसको बड़ा बना रहे हैं या बलवती या बल देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा है बीजेपी ने एक नया लाइन और नई अप्रोच लेने की कोशिश की, और खुद मोदी इस अप्रोच पे आगे बढ़ रहे हैं। आज एक और मज़ेदार बात हुई, वापस आम आदमी पार्टी पे लौट रहे हैं, लेकिन कहानी आम आदमी पार्टी की तो है, लेकिन उसमें किरदार ईडी का है। ईडी ने क्या किया साहब ईडी ने अब की बार पूरी आम आदमी पार्टी को पार्टी बना दिया, आरोपी बना दिया शराब नीति केस में। अब संभवतः पहली बार पूरी पार्टी ही पार्टी है, पूरी पार्टी आरोपी है। अब आप समझिए कि ये बहुत बड़ा खेल हो गया है। ये इसकी चर्चा राहुल पिछले कुछ वक्त से चल रही थी, मैंने भी कहीं पढ़ा था, और कि इस बार जो चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसमें एक पार्टी को, आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना दिया जाएगा। और इसको लेकर ये भी लग रहा था कि शायद हिंदुस्तान के इतिहास में संभवतः पहला मामला होगा जिसमें किसी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। तो अब तो ये कार्यकर्ताओं के लिहाज से सोचने की बात है कि वो कार्यकर्ता जो छोटा नुक्कड़ पर जाके सभाएं करवाता था, दरी बिछाता था, टेंट लगवाता था, वो भी इसमें आरोपी हो चुका है। अब तो ये कुल मिलाकर नुकसान उस कार्यकर्ता के साथ हो गया, और वो भी खुद को मतलब कह सकता है कि मैं भी आरोपी हूँ इस पूरे मामले में। लेकिन एक चीज़ है मनोज, सुनिए, पहले सुनिए मेरी बात। एक चीज़ है, पार्टी को आरोपी बनाना ये बड़ी दूर की कौड़ी है। अगर ईडी ने इस चीज़ को कोर्ट में साबित कर दिया तो आपको पता है इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा आम आदमी पार्टी दोषी है। क्या यह सिद्ध भी किया जा सकता है किसी पार्टी के रेफरेंस में? और यही चीज आज कोर्ट ने पूछी भी है। आप साबित कैसे करोगे? पार्टी को तो बना दिया आपने, पार्टी को तो आपने आरोपी बना दिया, अब आप साबित कैसे करोगे? पहले मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के पूरे जो कार्यकर्ता हैं, पूरी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है, तो वो केवल दिल्ली, या क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता तो पूरे देश में हैं। पार्टी का अर्थ है जो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, वो पार्टी एक संगठित गिरोह की तरह इसमें कार्य कर रही थी। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैंने पूरी चार्जेस पढ़े नहीं है अभी जो ईडी लेकर के आई है। उनका कहना ये पार्टी, यानी पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी, उसमें कोई व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि दरीज बिछाने वाले को हम दोषारोपित करें, लेकिन पार्टी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो दोषी है जिसने शराब नीति घोटाले में अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया। ये तो मेरे को कैसे संभव लग रहा है कि पूरी पार्टी की पार्टी इसमें
शामिल हो, क्योंकि कुएं में भांग मिली हो। या कुएं में भांग मिली हो, क्योंकि ये जो फैसला है सरकार के स्तर पर लिया गया है, ना कि पार्टी के स्तर पर। जो फैसला लिया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल दोषी माने जा रहे हैं, या मनीष सिसोदिया दोषी माने जा रहे हैं, या संजय जो माने जा रहे हैं, आरोपी माने जा रहे हैं, तो इसमें ये क्या सत्ता ने फैसला लिया है, पार्टी का फैसला नहीं है। तो इसमें सरकार को तो दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, या पार्टी को पार्टी नहीं बनाया जा सकता, मेरा जो मानना है। यही कठिन सवाल पूछा है कोर्ट ने, बोल रहे हैं आप बना तो दीजिए, साबित कैसे करेंगे? देखिए राहुल, मुझे लगता है कि यदि ईडी ने इतना बड़ा फैसला किया है या अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को दोषी माना है, मतलब पार्टी को ही पूरे तरीके से वो माना है, तो ऐसे में उसके पास कुछ सबूत तो होंगे। और पार्टी का मतलब देखिए, यहाँ पर ये भी समझ रहा हूँ, हम बातों में तो कह रहे हैं कि ठीक है पार्टी दोषी, लेकिन पार्टी का मतलब यहाँ पर पार्टी के कर्ता धर्ताओं से ही है। पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे, पार्टी के जो प्रमुख होंगे, प्रमुख तो सुप्रीमो तो अरविंद केजरीवाल ही जो मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में सीधा 400 अरविंद केजरीवाल पर ही है। और उनके जो पदाधिकारी होंगे जिनका सरकार में एक तरीके जिसमें दखल रहता होगा, उनसे जुड़ा हुआ पूरा मामला होगा। और क्या है, पार्टी से मतलब ऐसा है, मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। पार्टी से मतलब ऐसा है, जैसे अभी केस लड़ रही है ईडी के फलाचंद जी तो केस लड़ नहीं रहे हैं, लड़ रही है ईडी अपने आप में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते। ठीक उसी तरीके से ईडी का ये कहना है, जो आरोप ईडी लगा रही है, कि पूरी पार्टी यानी कि पार्टी की जो लीडरशिप थी वो शराब नीति के अंदर किस तरह से घोटाले किए जा सकते हैं इसकी पथ प्रवर्तक बन रही थी। ये है कहने का अर्थ। हाँ, ये हो सकता है कि बाहर रहकर किस तरीके से मुनाफा कमाया जाए, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में हो। यानी बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी। यस अब आप यस, समझे, इसका जो पैसा है कमाने के बाद में वो गया आम आदमी पार्टी के कोटे में गया। ये है, हाँ, beneficiary वो है। तो ऐसा संभव है कि किसी भी तरीके से जो प्रभावित करने की कोशिश है पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है, और उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। एक और बड़ी चीज है, आज मोदी और बीजेपी में जो अमेठी और रायबरेली से छीना गया वो वापस दिलाऊंगा, ये कह रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ने और मोदी ने जो कुछ रायबरेली और अमेठी से छीन लिया है वो मैं वापस दिलाऊंगा। अब ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपने आप में हो जाता है, क्योंकि रायबरेली से तो बीजेपी कभी जीती नहीं, जो जीती वो कांग्रेस ही जीती आज तक का। कभी बीच में कोई जीता हो, लेकिन बीजेपी के पास में वो कभी आउटराइट सीट्स नहीं रही। सत्ता में बीजेपी ज़रूर थी। अब कौन सी चीज़ ऐसी है जो छीनी गई है जो राहुल गांधी वापस दिला देंगे अमेठी और रायबरेली के स्पेसिफिक रेफरेंस में? जनता ये भी तो सवाल पूछे कि आप इतने सालों से थे, आपने क्या किया? देखिए अमेठी में तो कांग्रेस की जीत ही दिला सकते हैं वो, यदि संभव हो पाए। जो बीजेपी ने छीनी थी वही हो सकता है। रायबरेली में जब तक राहुल इस पूरे मामले में जाए हम, तो आपको याद होगा 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके बाद में 2015 के आसपास मुझे ध्यान है कि अमेठी और रायबरेली में से एक जगह मील बंद करने को लेकर भी आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी सरकार आई और उसके बाद में जो यहाँ पर इन ज़िलों में जो मील थी उनको मीलों को बंद कर दिया गया, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है नौकरी को लेकर, रोज़गार को लेकर। वो संभवतः उन सब चीज़ों को लेकर इनको लगा होगा कि जो व्यापार के जो केंद्र थे उनको जो बंद किया गया उनको वापस शुरू करवाया जाएगा। लेकिन बात ये भी उठती है कि ठीक है, अमेठी या रायबरेली से यदि कोई जो उपक्रम वहाँ चल रहे थे यदि उनको बंद किया गया, तो उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहाँ थे? वो लगातार तब विरोध क्यों नहीं किया, क्यों सड़कों पर नहीं उतरे? जब आपसे एसपीजी की सुरक्षा छीन ली जाती है तो कार्यकर्ता या जो आपके नेता होते हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं। ठीक है, जब रायबरेली से कुछ छिनता है, जब कमेटी से कुछ छिनता है, तब क्यों नहीं? क्योंकि वो आपसे खुद से नहीं छिन रहा है, वो जनता से छिन रहा है। तो आप क्यों नहीं उन दिनों अपने पार्टी के पूरे नेताओं के साथ में उत्तर प्रदेश में उतर कर विरोध करने के लिए उतरे? लॉजिक है, कमाल का लॉजिक है। आज एक और बड़ी खबर है, और क्योंकि पायलट के रेफरेंस में है इसलिए मेरे साथ दोनों जो मेरे साथी में दोनों से इसका जवाब चाहूँगा। फिर से बोले गहलोत पायलट के लिए, और ये बड़ा मज़ेदार है, मैं फटाफट से इसको लेना चाहूँगा कि भाई मेरा पायलट से कोई बैर नहीं है, 2 साल की उम्र से मैं पायलट को जानता हूँ। 2-3 सीटों पर उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने मुझे खुद को नहीं बुलाया, ये कहते हुए कि जो कास्ट इक्वेशन है वो बिगड़ जाएगी, इसलिए गहलोत साहब आप मत आइए। यानी अगर सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया उनके द्वारा तो वो कास्ट इक्वेशन की वजह से था। उनका कहना अगर वो आए अमेठी में प्रचार करने के लिए, और अगर कैंडिडेट चाहते हैं शर्मा साहब तो ज़रूर आइए प्रचार करने के लिए। गहलोत की स्टाइल या कहना चाहिए रुख थोड़ा अलग हुआ है पायलट को लेकर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मैं पायलट को जब से जानता हूँ जब वो 2 दिन के थे, 2 साल के थे। जब वो 2 साल के थे तब से पायलट को जानते हैं। इसका मतलब जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है तो ये बात सामने आई कि उन्होंने ये भी कहा था कि पायलट को कांग्रेस में लाने वाला भी मैं हूँ।
पायलट को मंत्री केंद्र में बनवाने वाला भी मैं हूँ। कई बार बयान उन्होंने ऐसे दिए हैं, अब हो सकता है ये जो बात कही है कि मुझे भी नहीं बुलाया, तो ये एक तरह से संतोषजनक जवाब देने की कोशिश है सचिन पायलट को कि भाई कई लोगों ने मुझे भी नहीं बुलाया, इसलिए हमने हमारा कोई फैक्टर ना बिगड़े इसलिए आपको नहीं बुलाया। बड़ा सोचना पड़ा उनको, बड़े दिनों बाद में एक लॉजिकल आंसर मिला कि क्यों जालोर सिरोही सचिन पायलट को नहीं, बड़े ढूंढ के उन्होंने एक तर्क निकाला कि साहब 2-3 ने मुझे भी नहीं बुलाया, कास्ट इक्वेशन डिस्टर्ब होती। आपको याद होगा राहुल, अभी जहाँ भी उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा है कि मेरा उनसे बहुत स्नेह है, 2 साल की उम्र से मैं जानता हूँ उनको, और जातिगत समीकरण बिगड़ जाते हैं इसलिए नहीं बुलाया जाता है। ये सब चीज़ें अलग अलग बात है। इसमें कुल मिलाकर उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर बचाव करने की कोशिश की है, क्योंकि सचिन पायलट बोल चुके थे जालोर सिरोही के संदर्भ में, तो ऐसे में अब उसका जवाब यहाँ पर इनको देना था। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले किसी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू देने में उन्होंने ये भी कहा था कि ये ऐसी बातें खुलकर नहीं बोलनी चाहिए, बेवकूफ़ी होती है, इस तरीके की बात भी उन्होंने कही थी। ठीक है, तो उस पर सोशल मीडिया पर उन पर हमले भी हुए थे कि एक 3-3 बार के मुख्यमंत्री इस तरीके से किसी पार्टी के एक बड़े नेता के ऊपर इस तरीके से हमला कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो अशोक गहलोत ने बोला। तो शायद संभवतः अब उस डैमेज कंट्रोल करने में संभवतः यहाँ पर अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत मंझे हुए राजनेता हैं। सबको पता है कि अशोक गहलोत कब किसके कंधे पर हाथ रख रहे हैं और वो हाथ क्यों रखा जा रहा है, ये भी बहुत लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अशोक गहलोत बयान कहाँ पर किसको क्या दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। लेकिन मुझे समझ आता है कि पिछले 5 साल का जो इतिहास है ना, उसमें अशोक गहलोत का वो सोचकर बयान देना या दूसरी चीज़ें, मतलब उनका जो कदम होता है उस पर अब क्या कि सवाल उठने लगे थे। चाहे वो नकारा निकम्मा शब्द बोलना हो, होटल फेयरमाउंट के बाहर अचानक से बाहर गाड़ी पर आना और फिर गाड़ी के फाटक पे एक पैर रख के खड़े हो जाना, एक पर्ची में देखते हुए बोलना और कहना कि नकारा था, निकम्मा था, और उसके बाद में सडनली कहाँ वापस सीएम हाउस आ रहे थे, लेकिन अचानक उस बयान को देने के बाद में आपके पास फ़ोन आता है, फिर आप एक फ़ोन पर बात करते हुए वापस से होटल में चले जाते हैं, फिर वापस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ती है रणदीप सुरजेवाला और इन तमाम नेताओं से। खैर, लेकिन कुल मिलाकर अब अशोक गहलोत जो है वो काफ़ी बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे और ये लगातार सवाल उठते रहे कि इतना मंझावा राजनेता इस तरीके से बयान क्यों दे सकता है। और सचिन पायलट ने इसमें देखिए हमेशा मैं तारीफ़ ही करूँगा उनकी, वो युवा हैं, युवा जोश भड़क सकता था, जवाब का पलटवार बहुत ही तेज़ी से किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने इस तरीके से जवाब देने की बजाय बहुत ही सदे हुए शब्दों में जवाब दिया। हर बार उन्होंने कहा कि मैं संस्कार मेरे ऐसे नहीं कहते, मेरे संस्कार वैसे नहीं कहते, लेकिन इस बार उन्होंने हमला बोला तो उसी वजह से अशोक गहलोत को भी वापस आना पड़ा है। शायद मुझे लगता है कि सचिन पायलट एक ऐसी स्थिति में थे मानेसर होने के कारण कि उनकी उंगली दबी हुई थी, इसलिए वो ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हुए दिखाई दिए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सचिन पायलट भी एग्रेसिव दिखाई देते, जो उनका बाय नेचर एक बहुत अलग तरीके की राजनीति करने की स्टाइल रही है और उसी को पसंद किया जाता है। चलिए, आज यही था हमारा सुर्खियों से आगे। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।